सुप्रभात विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एनबी क्लासेस बीकानेर पे। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सूरदास हम पढ़ रहे थे, पहला अध्याय अपना सूरदास। आज इसकी क्लास नंबर 2। पिछली क्लास हमने देख ली थी। जिन विद्यार्थियों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, जाकर प्ले लिस्ट में हिंदी कक्षा 10 के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर देखें। अब देखो, क्लास 1 में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, कवि परिचय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़े थे। यह आपको मिलेगी एनबी क्लासेस बीकानेर पे, इसी चैनल पे आप अभी देख रहे हो ना, इसी पे। ठीक है, आज देखते हैं हम क्लास नंबर 2। क्लास है दूसरी सूरदास। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न उत्तर और पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो हम देखते हैं पहला दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न। सूर की गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। सूर की गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। सूरदास के भ्रमर गीत से संकलित पदों में गोपियों के उद्धव के साथ जो संवाद हुए हैं, उनमें गोपियों ने अपनी सरल व भावपूर्ण प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति से उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध कर दिया है। उद्धव को अपने निर्गुण योग पर बड़ा अभिमान था। गोपियाँ अपने हृदय की वेदना प्रकट करती हुई सगुण प्रेम का महत्व प्रकट करती है और उद्धव जैसे ज्ञानी और योगी को निरुत्तर कर देती है। योग साधना को कड़वी ककड़ी और व्याधि कहना तथा व्यंग्य में उद्धव को बड़भागी और कृष्ण को राजनीति शास्त्र का ज्ञाता कहना गोपियों की वाक चातुर्य को स्पष्ट करता है। गोपियों के तर्कों और शंकाओं का कोई समाधान उद्धव के पास नहीं होता। इससे गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम के सामने उद्धव का सारा ज्ञान व नीतिज्ञता असहाय हो जाती है। देखो विद्यार्थियों, हमने दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न देख लिया है। अब देखते हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न। पद्यांश पर आधारित प्रश्न। हरि ये राजनीति पढ़ी आई। एक तो ये पद्यांश हो गया। ठीक है, एक हमारे हरि हारिल की लकड़ी। आपको अथवा में 2 पद्यांश मिलेगी, या तो ऊपर वाला करो या फिर नीचे वाला, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना तो नीचे वाला है, वो आपको एग्जामिनर समझ लेगा आपने ऊपर वाला किया तो आपको उसके नंबर नहीं देगा। तो आपको क्या करना है, ये छोटी छोटी गलतियां को हमको सुधारना है। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, जो पद्यांश दे रखा है ना, 2 शब्द तो उनके शुरू वाले लिख लेना और 2 शब्द जो अंतिम होते हैं वो लिख लेने। फिर बीच में से डैश डैश कर देना है, चाहे ये करो चाहे ऊपर वाला करो। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रश्न और उत्तर। हरि राजनीति पढ़ी आई, समुझी बात केत मधुकर के, समाचार अब पाए, एक अति चतुर होत पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ आए। बूढ़ी बुद्धि जानी जो उसकी, जोग संदेश पठाए, उदो भले ही लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। अब अपने मन फेर पाही है, चलत जू होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो ये है सूर, जो प्रजा ने ताहि सताए। तो विद्यार्थियों, पद्यांश का वाचन हमने कर लिया है। अब देखते हैं पद्यांश के आधार पर प्रश्न। हरि है राजनीति पढ़ आई, गोपियाँ कृष्ण के किस रूप को व्यक्त कर रही है। गोपियाँ कृष्ण के किस रूप को व्यक्त कर रही है। इस पद में गोपियाँ कृष्ण के राजनीतिज्ञ जैसी चाल चलने वाले रूप का वर्णन कर रही है, क्योंकि गोपियों को महसूस होने लगा है कि कृष्ण के मन उनके प्रेम से विरक्त हो गया है। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न। गोपियों के अनुसार ये नीति क्या है। गोपियों के अनुसार ये नीति क्या है।
प्रेम रीत को त्याग कर योग साधना अपनाने का संदेश देना। पहले प्रेम करना और फिर बदल जाना ही ये नीति है। तो देखते हैं आगे तीसरा प्रश्न। उक्त पद की काव्यगत विशेषताएं व गोपियों की विशेषताएं बताइए। उक्त पद की काव्यगत विशेषताएं और गोपियों की विशेषताएं बताइए। तो इसकी देखते हैं काव्यगत विशेषताएं क्या है। भाषा कौन सी इस पद की? ब्रज भाषा है। अलंकार रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रस वियोग श्रृंगार एवं व्यंग्योक्ति की श्रेष्ठ उदाहरण। व्यंग्योक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण। गोपियों की विशेषताएं क्या है? उक्त पद में गोपियों की वाग विगतता एवं व्यवहार कुशलता तथा चातुर्यपन प्रकट हुआ है। वाग विगतता, व्यवहार कुशलता और चातुर्यपन प्रकट हुआ है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो विद्यार्थियों हम आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। पहले भले लोगों का कैसा स्वभाव होता था? पहले भले लोगों का कैसा स्वभाव होता था? पहले के भले लोग दूसरों की भलाई के लिए सदा तत्पर रहते थे। और अब वाला ना को पीग्यो। और इस नेक काम के लिए वे स्वयं कष्ट सहने के लिए तैयार रहते थे। अब बड़ा आमनो काम बने दूसरे जाओ पहाड़ में। देखो विद्यार्थियों, हमने देखा था कि पद्यांश को हल कैसे करते हैं। जो भी आपको पद्यांश अथवा में दे रखा है या तो ऊपर वाला करो या फिर अथवा वाला करो, कोई भी कर रहे हो उसके शुरू के 2 अक्षर लिखने, 2 शब्द लिखने और अंतिम के 2 शब्द लिखने हैं। ठीक है, बीच में डैश 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 कर देना कि एग्जामिनर को पता चल जाए कि आपने कौन सा प्रश्न हल किया। ठीक है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, फिर बाद में डैश 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 करके मन चक्री। अब हम पढ़ते हैं इसका पूरा पद्यांश। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, जागत सोपन सोपन दिशनिसी, कान कान जकरी, सुवत जो लागत है ऐसो जो करोई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, ये तो सूर तिनी ले सौंपो जिनके मन सकरी। पद्यांश हमने पढ़ लिया है। अब बढ़ते हैं प्रश्नों के ओर। गोपियों ने कृष्ण को किसके समान कहा है और क्यों? गोपियों ने कृष्ण को किसके समान कहा है और क्यों? गोपियों ने कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा है क्योंकि हारिल पक्षी की लकड़ी के प्रति और गोपियों की कृष्ण के प्रति दृढ़ता समान है। तो विद्यार्थियों बढ़ते हैं आगे दूसरे प्रश्न की ओर। उक्त छंद में निहित काव्य सौंदर्य बताइए। उक्त पद में निहित काव्य सौंदर्य बताइए। सौंदर्य 2 प्रकार के होते हैं, एक तो काव्य सौंदर्य, एक होता है भाव सौंदर्य। भाव सौंदर्य तो वह होता है जो इसकी व्याख्या होती है, वो होती है भाव सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में गुण अलंकार छंद वगैरह आ जाते हैं। अब देखते हैं इसकी काव्य सौंदर्य। इस पद हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसके काव्य सौंदर्य के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी, इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। देखो यहाँ पर हे वर्ण की आवृत्ति 3 बार होने के कारण यहाँ पर है अनुप्रास अलंकार। पद में, पूरे पद में है रूपक अलंकार। पूरे पद में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। भाषा, काव्य की भाषा यानी इस पद की भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। सूरदास ने सारे ब्रज भाषा में रचना की है। रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार रस। एक संयोग श्रृंगार होता है और एक वियोग श्रृंगार होता है। वियोग में तो बिछड़ा का भाव होता है, संयोग में दोनों साथ में होते हैं। छंद कौन सा है? मुक्त छंद। गुण माधुर्य। शब्द शक्ति है लक्षण। अन्य अनुप्रास शब्द। अभी हमने देखा अनुप्रास में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे देखो करुई ककरी, के वर्ण की आवृत्ति होगी। नंदन ने वर्ण की आवृत्ति हो रही है।
सोबत सोपन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है। अब देखो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति यानी पूरे की पूरा वर्ण क्या है, दोबारा आ जाएगा। से कान कान, कान कान में कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। रूपका अतिशोक्ति, रूपक धन अतिशोक्ति, यहां पर वही है दीर्घ स्वर संधि, रूपक धन अतिशोक्ति, रूपक भी है और अतिशोक्ति किसमें, सूतो व्याधि हमको ले आए, सूतो व्याधि हमको ले आए, इसमें रूपक और अतिशयोक्ति दोनों प्रकार के अलंकार हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे, तो आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। गोपियों ने कैसे लोगों को योग संदेश देने की बात कही है। जिनके मन चक्री या चलायमान होते रहते हैं उनके लिए गोपियों ने ऐसा कहा। गोपियों ने कैसे लोगों के लिए योग संदेश देने की बात कही है, जिनके मन चक्री या चलायमान होते रहते हैं उनके लिए गोपियों ने ऐसा कहा है। अब बढ़ते हैं चौथे और अंतिम प्रश्न की ओर। ये तो सूर तिन ही ले सौंपो जिनके मन चक्री, पंक्ति का आशय बताइए। गोपियों ने उद्धव के योग संदेश को एक ऐसी बीमारी बताया है जिसके बारे में उन्होंने न तो कभी देखा और न ही अनुभव किया या सुना। ऐसे योग संदेश को गोपियों ने ऐसे लोगों को सुनाने की सलाह दी जिनके मन चंचल और अस्थिर होकर चक्री बने रहते हैं। देखो विद्यार्थियों, हमने सूरदास जी के बारे में तो पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा, कोई परिचय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघुत्रात्मक प्रश्न, ये देखे थे हमने कालांश नंबर 1 कक्षा जो पहली क्लास थी ना इस पाठ की, उसमें देखे थे। आज है इसकी दूसरी क्लास, इसमें क्या पढ़ा हमने, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और पद्यांश पर आधारित प्रश्न। अब आगे आने वाली क्लास में क्या देखेंगे, हम तुलसीदास जी के बारे में पढ़ेंगे। इनका कवि परिचय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न और पद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। बढ़िया लगी तो आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।